दोस्तों झूठ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भले ही कई दिनों तक या कई महीनों तक या फिर कई सालों तक सच लगे, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि सियार को चाहे कितना ही रंग दिया जाए वो कभी शेर नहीं बन सकता। तो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे ही एक रंगे सियार की, जिसका रंग उतरा तो ऐसा उतरा कि आज उसके फॉलोअर्स भी उसे झूठा मानते हैं। तो दोस्तों ये रंगा सियार है धुर्र राठी, जो जर्मनी में बैठे बैठे खुद को भारत का एक बहुत बड़ा हितैषी मानता है और हितैषी होने के नाते वहां से ट्वीट्स, वीडियोज और फेसबुक पोस्ट के जरिए ज्ञान बगाड़ता रहता है और इसके फॉलोअर्स इसकी हर बात को सच मानते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आखिर झूठ के पैर नहीं होते, तो आजकल सच जानकर इसके कुछ फॉलोअर्स भी इससे भागने लगे हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सबसे पहले किसी समय में इसके एक बहुत बड़े भक्त की कहानी उसी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की इस वीडियो का टॉपिक है धुर्र राठी का काला सच। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केरला स्टोरी नफरत फैला रहा है। दोस्तों धुर्र राठी के एक बहुत बड़े भक्त थे विवेकानंद कुमार सिंह। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी पेश की है। विवेकानंद धुर्र राठी के इतने बड़े फैन थे कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा आने पर वो पहले धुर्र राठी की वीडियो देखते और फिर अपनी राय बनाते और फिर उसी के अनुसार घर और दोस्तों से उस टॉपिक पर बहस करते। वो उनकी हर वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर हर किसी के साथ शेयर करते। आज से 4 साल पहले 22 दिसंबर 2018 को राफेल मुद्दे पर धुर्र राठी एक वीडियो पोस्ट करते हैं और राफेल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर देते हैं। विवेकानंद उस वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो में बताए झूठे फैक्ट्स के अनुसार ही सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर देते हैं। लेकिन उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग इस मुद्दे पर उन्हें अपनी कुछ और रिसर्च करने को कहते हैं, जिसके बाद विवेकानंद अपनी रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि राफेल मुद्दे पर धुर्र राठी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो सब भैया के प्रोपगेंडा का एक हिस्सा था। विवेकानंद के दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी धुर्र राठी के लिए, वो उस दिन चली गई जब राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बस फिर क्या था, इसके बाद विवेकानंद ने धुर्र राठी को सोशल मीडिया की सभी साइट से अनफॉलो कर दिया, चाहे वह यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो। दोस्तों धुर्र राठी से मेरे कई सवाल हैं जो हर भारतीय उनसे जरूर पूछना चाहता है। जैसे अगर उन्हें भारत की सच में चिंता है तो वो भारत में क्यों नहीं रहते। हम इंडियंस उनके वीडियोस देखकर उन्हें भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू देते हैं, पर उसी रेवेन्यू का एक मोटा हिस्सा वो टैक्स के रूप में जर्मनी सरकार को भर देते हैं। क्यों ना वो इंडिया में रहकर अपने इनकम को इंडियन मार्केट में खर्च करके यूट्यूब से मिले रेवेन्यू का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देकर एक सामान्य भारतीय की तरह भारत के डेवलपमेंट में सहयोग क्यों नहीं करते। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उनके होने से भारत को आखिर फायदा क्या है। लेकिन आज हम इन सवालों की चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धुर्र राठी जी जर्मनी में रहते हुए भारत की चिंता करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उनकी चिंता कुछ खास लोगों, कुछ खास समुदायों और कुछ खास मौकों पर ही क्यों नजर आती है। पड़ताल की शुरुआत करते इस वीडियो से, जिसे धुर्र राठी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खर्चे और उसके रेवेन्यू को कंपेयर करते हुए बनाया था। इसके 1 साल बाद धुर्र राठी की ये वीडियो आई थी जिसमें दोबारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके 1 साल के टूरिज्म की चर्चा हुई थी। पहली वीडियो में धुर्र राठी ने यह क्लेम किया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 1 साल में केवल 10 लाख लोग ही देखने आएंगे और यहां से भारत सरकार केवल 25 करोड़ के लगभग ही हर साल कमाएगी। लेकिन इसके 1 साल बाद की वीडियो में धुर्र राठी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए कहते हैं कि मैं गलत था और इस साल 35 लाख टूरिस्ट आए हैं, जिससे भारत सरकार को 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि इस प्रॉफिट के हिसाब से भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगे 3000 करोड़ रुपए वसूल करने में सरकार को सालों लग जाएंगे। धुर्र राठी ने अपने पहले की वीडियो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि इसकी कॉस्ट को रिकवर करने में 25 करोड़ के हिसाब से 120 साल लगेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। यहाँ पर लेकिन 1 साल के रिव्यू पर उन्होंने कहा कि 80 करोड़ के हिसाब से भी 35 से 40 साल लग जाएंगे। 80 करोड़ रुपीस इस स्टैचू ने कमाए अपने पहले साल में। मेरी जो एस्टिमेशंस थी पिछले साल के वीडियो में, ये नंबर उससे कहीं ज्यादा है। मैंने अंदाजा लगाया था कि ऑन एवरेज अराउंड 1 मिलियन लोग इसे देखने आएंगे पर ईयर और 35 करोड़ रुपीस पर ईयर की रेवेन्यू जनरेशन होगी इससे।
दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि बीच में कोविड के 2 साल होने के बावजूद ये स्टैच्यू 15 मार्च सन 2021 को 50 लाख विजिटर क्रॉस कर चुका था। 26 जनवरी 2022 को इसने 75 लाख विजिटर पार कर लिए थे और 10 नवंबर 2022 को इसने 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया था। यानी कि 50 के बाद 75 जाने में 8 महीने और 75 से फिर 1 करोड़ जाने में भी 8 महीने लगे। इसकी अर्निंग के बारे में कोई नई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम 35 लाख विजिटर और 80 करोड़ रेवेन्यू के अनुपात को लेकर चले तो ये नवंबर 2022 को अपने बनने के 4 साल में ही 250 करोड़ का रेवेन्यू दे चुका है। इस पर भी मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक कोविड ने 1.5 साल तक कोई भी टूरिज्म नहीं होने दिया, यानी कि बस 2.5 साल में 250 करोड़ और धुर भैया का झूठ फुस। इस पर वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए स्टाफ की सैलरी पर खर्च हुए और 4 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुए। लेकिन हमारे दूर भैया के पास इन बातों का कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर इन्हें सच भी मान लिया जाए तो हमें वो रेवेन्यू भी जोड़ना चाहिए जो टूरिस्ट से फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और फूड से इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है। अगर 2.5 साल में 250 करोड़ सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने कमाए हैं तो फिर कम से कम 10 गुना खर्च तो टूरिस्ट ने दूसरी चीज पर किया ही होगा। लेकिन दूर भैया के प्रोपेगेंडा में ये फिट नहीं होता। अरे भैया चिंता जो करते हैं ना हमारी। दोस्तों भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है और हम अपने शुभचिंतक दूर राठी को शायद इस झूठ और प्रोपेगेंडा भरे आंकड़ों के लिए माफ भी कर दे, लेकिन दूर राठी के प्रोपेगेंडा भरे आंकड़ों का सिलसिला यही नहीं रुकता। इन्होंने तो न राम को छोड़ा और न उनके मंदिर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास किया था और कहा था कि हम 300 करोड़ रुपए मंदिर के आसपास के हिस्से को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो राम मंदिर तक सुविधा से पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और वहां के सौंदर्यीकरण में इस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन धूर भैया ने यहाँ भी प्रोपेगेंडा सूंघ लिया और ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक और झूठ पेश कर दिया कि भारत सरकार 300 करोड़ रुपए राम मंदिर को बनाने में खर्च कर रही है। अब सीधी सी बात है धूर भैया, अगर सरकार जामा मस्जिद तक जाने के लिए रोड, बस और मेट्रो की सुविधा देती है तो क्या उसे ऐसा बोला जाएगा कि सरकार ने करोड़ों रुपए जामा मस्जिद को बनाने में खर्च कर दिए? सच में धूर भैया लुल हो आप कतई। लेकिन हम दूर राठी जितने न तो पढ़े लिखे हैं और न हमारी हवा से बहस करने की आदत है। इसके बाद ट्विटर्स पर कई यूजर्स ने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन दूर राठी उन रास्तों पर चले या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी तरफ से इस फेक न्यूज से भरे ट्वीट के बाद इस बारे में कोई भी ट्वीट नहीं किया गया, क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो आग लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे इसमें पूरा देश ही क्यों न जल जाए। अरे भैया चिंता करते हैं ना हमारी। दूर राठी ने राम मंदिर पर ऐसा कुछ बोला तो लोगों को लगा कि कोई इतने सेंसिटिव मुद्दे पर झूठ कैसे लिख सकता है। लेकिन आपने हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये आदमी प्रभु श्री राम को स्पाइडरमैन बोल चुका है। जी हाँ, नास्तिक दूर राठी ने प्रभु श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर किया है। तो क्या इसलिए क्योंकि दूर राठी नास्तिक है और इसलिए वो भगवान की इज्जत नहीं करते? नहीं, क्योंकि ऐसा वो कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि वो रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के दायरे में रहकर ही भगवान की इज्जत नहीं करते। महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता ये रियल नहीं। लेकिन सच ये है कि दूर राठी नास्तिक नहीं बल्कि नासमझ है। नासमझ इसलिए क्योंकि दूर राठी ये तो चाहते हैं कि लोग उनके नास्तिक नजरिए का सम्मान करें, लेकिन भैया प्रभु श्री राम को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान नहीं करते। वो इस बात का सम्मान नहीं करते कि अयोध्या से लेकर इंडोनेशिया तक, श्रीलंका से लेकर कंबोडिया तक उन्हीं श्री राम के अस्तित्व के होने के सबूत भरे पड़े। जैसे थाईलैंड के रजवाड़ों में भरत की भांति राम की पादुकाएं लेकर राज करने की परंपरा है और आज भी थाईलैंड वासी अपने आप को राम भगवान का वंशज मानते हैं। वहीं कंबोडिया में हिंदू सभ्यता के अन्य रीति रिवाजों के साथ साथ रामायण का प्रचलन है। वहीं संसार की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया में बेहतर इंसान बनने के लिए मुसलमान भी रामायण का पाठ करते हैं। रामायण वहां की स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है। और अगर बात करें बर्मा की, तो
तो वहां रामायण की तर्ज पर नाटक किए जाते हैं। और तो और मलेशिया में मुस्लिम लोग भी अपने नाम के साथ अक्सर राम, लक्ष्मण और सीता का नाम जोड़ते हैं। दोस्तों, आप नास्तिक तो हो सकते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे इंसान की भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो आप अलोकतांत्रिक हैं। और इन्हीं अलोकतांत्रिक इंसान दुर्राठी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र को सम्मान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, जब दुर्राठी श्री राम को गलत बोलेंगे तो कई लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम को मिथ्या साबित करने की कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्राठी केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुस्लिमों की भावनाओं का भी खूब मजाक बनाते हैं। जैसे एक फेसबुक पोस्ट में दुर्राठी कहते हैं कि कुरान काफी बुरी है और इस पर पूरी तरह से भरोसा करना बंद करना चाहिए। इस पोस्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ देता हूँ। भैया जी कहते हैं कि जब मैं गोमूत्र, गाय, एम्बुलेंस, हिंदू मान्यताओं आदि की आलोचना करता हूँ और मजाक उड़ाता हूँ तो कुछ मुसलमान ताली बजाते हैं, आनंद लेते हैं और हंसते हैं। लेकिन जब उनके धर्म की बात आती है तो सब कुछ इतना सही हो जाता है कि वो ये बेतुके अतार्किक बयान देकर यह साबित करने की कोशिश करने लगते हैं कि कुरान में हर एक कथन वैज्ञानिक और तार्किक है। तो उठो, हर पवित्र ग्रंथ में कुछ गलत और अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई होती हैं। किसी भी चीज में आपका भी धर्म कोई खास नहीं है, यहाँ तक कि आपका कुरान किताब पर भी अंधविश्वास करना काफी खतरनाक है। आगे इसी पोस्ट के कमेंट में दुर्राठी कहते हैं कि वो नास्तिक नहीं है। तो सर, अगर आप नास्तिक नहीं है तो इस वीडियो में जब मैजिशियन करण सिंह ने आपसे आपकी नास्तिकता के बारे में सवाल किया तो आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. उनकी पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। एक तरफ अपने आप को नास्तिक और दूसरी तरफ खुद को आस्तिक कहने वाला ये आदमी एक तरफ श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर करता है और दूसरी तरफ कुरान की बुराई करता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यक्ति है और इनकी नजर में लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए उसका मजाक उड़ाया जाए। क्यों ध्रुव भैया, यही मतलब है ना डेमोक्रेसी का। दोस्तों, झूठ, परपंच, दोगलेपन और प्रोपगेंडा की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 7 सालों से जब से ध्रुव लगातार वीडियो बना रहे हैं तब से ये लगातार हर वीडियो के साथ किसी न किसी झूठ का रायता फैलाने बैठ जाते हैं। और तो और इंडिया से इतना प्यार करने वाले ध्रुव के साथ ये भी समस्या है कि वो भारत के 2 राज्यों को बराबर की नजर से नहीं देखते। वो किसी राज्य को ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ राज्यों में उन्हें बस कमियां ही नजर आती है। दुर्राठी का ये प्यार राज्यों से है या राज्य सरकारों से, ये हम नहीं जानते और न हमें जानना है, क्योंकि किसी एक इन्फ्लुएंसर के कह देने से कि वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में किसी को कोई राजनीतिक दल पसंद है तो समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्या तब होती है जब वो आदमी दूसरों की संस्कृतियों का मजाक उड़ाए, उन्हें अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करे और सबसे बड़ी बात, उनसे आग भड़काकर ऐसा चलता बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चाहे वो राम मंदिर और उस 300 करोड़ के बजट वाली बात पर झूठ फैलाना हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, दुर्राठी ने कभी माफी नहीं मांगी और ना ही गलती सामने आने पर कोई एक्सप्लेनेशन दिया। और इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि दुर्राठी के समर्थकों ने सच सामने होने के बावजूद कभी सच को नहीं देखा और सच बोलने वालों को हमेशा एब्यूज किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैरोलिना गोस्वामी है। दुर्राठी ये कहते हैं कि उन्हें ये पसंद है कि वो कंटेंट बनाए और उस कंटेंट पर संवाद हो ताकि समस्या का सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन दोस्तों, दुर्राठी का एक भी ट्वीट कैरोलिना गोस्वामी को एब्यूज करने वालों के खिलाफ नहीं था। असल में हुआ ये था कि दुर्राठी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर बनाई गई एक वीडियो में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई थी और कैरोलिना गोस्वामी ने उस पर उन्हें सही करते हुए एक वीडियो बनाई। वो मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी ये जानना जरूरी नहीं, क्योंकि जो आदमी मान्यताओं और आस्थाओं के मामले में झूठ बोल सकता है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कैसे छोड़ देगा। दोस्तों, कैरोलिना ने जब वीडियो बनाकर दुर्राठी को सही किया तो दुर्राठी के समर्थकों ने उन्हें इतना अब्यूज किया कि कैरोलिना आज भी उस समय को सदमे के रूप में याद करती है। दुर्राठी को यह पता था कि सोशल मीडिया में ये अब्यूज कैंपेन चल रहा है। शायद वो इस बारे में एक ट्वीट भी करते तो चीजें ज्यादा साफ हो जाती और कैरोलिना के लिए मुश्किलें कम हो जाती और उन्हें उनकी बात रखने पर सम्मान न सही लेकिन अपमान भी नहीं मिलता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। दुर्राठी हमेशा कहते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी है। ध्रुव, आपके पास एक मौका था
कि आप इस तथाकथित कमी को पूरा करते और किसी और के ओपिनियन का सम्मान करते, लेकिन धुर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धुर राठी सिर्फ प्रोपगेंडा फैलाने वाले और संस्कृति का अपमान करने वाले व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि ये एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति भी है। पूरा दिन डेमोक्रेसी की बीन बजाने वाला व्यक्ति किसी और के ओपिनियन का सम्मान करना नहीं जानता। वीडियो में शांति की बात करने वाला व्यक्ति लोगों की आस्थाओं को टारगेट करता है। धुर राठी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। सच कहूं तो धुर राठी भारत का खोया हुआ वो कोहिनूर हीरा है जो अगर भारत को वापस ही ना मिले तो ही अच्छा है। दोस्तों, इस तरह के रंगे शियार सोशल मीडिया पर आजकल भरे पड़े हैं। इनमें से हर किसी के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि बुराई का जितना नाम लिया जाए उसे उतनी ही प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए बुराई का त्याग करें, इन लोगों को इग्नोर करें और इन्हें बता दें कि भारतीयों के पास भी बुद्धि और विवेक है। इनका प्रोपगेंडा और मैनिपुलेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर इतना शेयर कीजिए कि धुर राठी का सच हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंगलवार 2 अगस्त सन 2022 का दिन। इस दिन CIA की वेबसाइट पर एक अपडेट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये अपडेट था एक आतंकी के बारे में जिसके ऊपर 16 मिलियन यूरो यानी कि 127 करोड़ रुपए का इनाम था। अपडेट ये था कि अब हमें ये आतंकी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको मार गिराया है। कौन था ये आतंकी और इस अपडेट से ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया को भूचाल आ गया? तो आज जानेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। तो आखिर तक साथ बने रहिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड के बहुत बड़े उस्ताद की मौत की कहानी शुरू होती है 19 जून सन 1951 से। इजिप्ट देश की राजधानी के एक रईस घर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अयमन अल जवाहरी। अयमन के दादा राबिया अल जवाहरी मिडिल ईस्ट में इस्लामिक शिक्षा केंद्र के ग्रैंड इमाम थे। उसके बाद उसके पिता भी रेप्यूटेड काम कर रहे थे और उसके चाचा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। कुल मिलाकर ये परिवार शिक्षा और पैसों को लेकर पूरी तरह से संपन्न था। आपको ये बैक स्टोरी बताना बहुत जरूरी थी क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम सीन में कई बार कई देश ये दावा करते हैं कि वो आतंकी बने सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ गरीबी थी। वो लोग पढ़ नहीं पाए इसलिए आतंक का रास्ता चुना, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है। अल जवाहरी की बैक स्टोरी सुनकर आप ये समझ तो गए ही होंगे कि आतंकी होने और गरीब होने में कोई समानता नहीं है। अल जवाहरी ने 15 साल की उम्र में इजिप्ट के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्लामिक संगठन से खुद को जोड़ लिया और इसी दौरान वो इस्लाम से जुड़ी राजनीति में भी हिस्सा लेने लगा। इस दौरान वो कई बार जेल भी गया, लेकिन उसे हर बार उसके परिवार की इज्जत के कारण छोड़ दिया जाता था। कुछ इज्जत तो उसके घर वालों की थी और कुछ इस बात की भी कि वो कैरो यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से उसने साल 1974 में ग्रेजुएशन की और 4 साल बाद साल 1978 में मास्टर्स करके आई सर्जन में बन गया। इस समय उसके पास रास्ता था कि वो एक इज्जत का जीवन जिए और एक डॉक्टर होने के नाते अपने देश के लोगों का जीवन बेहतर बनाए। लेकिन उस समय तक अयमन इस्लामिक कट्टरवाद संगठनों की तरफ मुड़ चुका था। उसने अमन और चैन का रास्ता न चुनकर अपने ही देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश शुरू की। उसने और उसके संगठन ने ये योजना बनाई कि ये लोग सैनिकों का भेष बदलकर अपने राष्ट्रपति के सुरक्षा खेमे में जाएंगे और उनका कत्ल कर देंगे, और इन लोगों ने ऐसा किया भी। जवाहिरी और उसके संगठन का कहना था कि वो इजिप्ट में पूर्ण रूप से इस्लामिक राज लाकर रहेंगे। हालांकि इस सब हत्याकांड के बाद इजिप्ट में राजनीतिक संकट धीरे धीरे खत्म हुआ और सभी हत्यारों पर केस चला और जवाहिरी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अयमन अल जवाहिरी सऊदी अरब की तरफ भागा जहाँ से उसका दूसरा जीवन शुरू होने वाला था। दोस्तों, अब तक आपने अयमन अल जवाहिरी की कहानी का पहला पार्ट सुना, लेकिन ये था कौन और इसे CIA ने क्यों मारा? इस पर वापस लौटते हैं साल 2022 के 2 अगस्त पर। CIA ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया कि उन्हें जिस आतंकी की तलाश थी वो अब उन्हें नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे मार दिया है। ये आतंकी था अयमन अल जवाहिरी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर न्यूज चल रही थी कि ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड और अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया। वो आतंकी जिस पर CIA ने रखा था 127 करोड़ रुपयों का इनाम। अब तक आप अयमन अल जवाहिरी की शुरुआती कहानी जान चुके हैं, आप उसका अंत सुन चुके हैं, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्या था जो कि CIA ने उस पर 127 करोड़ का इनाम रखा? ये कहानी अभी जाननी बाकी है।
11 सितंबर 2001 इस दिन अमेरिका में 4 प्लेन्स को अमेरिका की अलग अलग लोकेशन से हाईजैक किया गया। सबसे पहले प्लेन को 8:46 पर सुबह सुबह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया गया। दूसरे प्लेन को 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर क्रैश कर दिया गया। तीसरी फ्लाइट को पेंटागन में क्रैश किया गया और चौथी को पेंसिल्वेनिया में क्रैश किया गया। चौथी फ्लाइट को पेंसिल्वेनिया में क्रैश नहीं करना था, बल्कि उसका टारगेट व्हाइट हाउस था, लेकिन फ्लाइट के पैसेंजर्स ने फ्लाइट में उत्पात मचाया और उसे किसी तरह से पेंसिल्वेनिया में क्रैश कराया गया। इस दिन पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करता है, और अगर ऐसे देश में ऐसी कोई घटना हो जाए तो पूरी दुनिया की शांति पर संकट आ जाता है। राहत और बचाव कार्यों के बाद बारी थी उस आदमी को ढूंढने की जिसने ये सब कुछ किया। वो संगठन था अल-कायदा, 3000 लोगों की मौत का जिम्मेदार। और ये 3000 लोगों की मौत ही नहीं, बल्कि इन धमाकों ने पूरी दुनिया में आतंक के डर को जन्म दे दिया। लोगों की मौत भयानक थी, कुछ जलकर मरे, 200 से ज्यादा ने अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाई, और सबसे दुखद बात ये थी कि 400 से ज्यादा इमरजेंसी वर्कर भी मारे गए। इसमें कई ऐसे फायर फाइटर्स भी थे जो लोगों की जान बचाते बचाते खुद झुलस गए। कुल मिलाकर ये हादसा दुनिया के सबसे बुरे आतंकी हमलों में से एक था, और इसने अमेरिका को एक ऐसा जख्म दिया जो कि आज तक नहीं भर सका है। इन धमाकों के बाद जांच हुई, CIA ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। अंत में अल-कायदा का नाम निकलकर सामने आता है। ये नाम नया नहीं था और ना ही ये धमाके सरप्राइजिंग थे। ये कहा जा सकता है कि इस तरह की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और CIA बस उन संभावनाओं को खत्म कर रहा था। अल-कायदा का नाम निकला तो उस आदमी का भी नाम निकला जो कि अल-कायदा की पहचान था, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका का दुश्मन था ओसामा, और अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के अटोबाबाद में साल 2011 में मार गिराया। लेकिन आज हम 11 साल बाद ओसामा और अल-कायदा की बात क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है अयमन अल जवाहरी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बम धमाके हुए। उसका एग्जीक्यूशन अल-कायदा और ओसामा ने किया, लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था अल जवाहरी। अल जवाहरी जब साल 1985 में अपने देश इजिप्ट से सऊदी अरब की तरफ भागा, तो यहाँ आने के बाद उसे समझ आया कि अपने देश में आतंक फैलाने के लिए वो इन देशों में शरण ले सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जिनका जन्म ही इस्लामिक कट्टरता के कारण हुआ, इन देशों की सरकारों और राजतंत्र की शरण में बैठकर इजिप्ट की डेमोक्रेसी को तहस नहस किया जा सकता है। उसने पाकिस्तान में एक डॉक्टर के तौर पर नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा संगठन बन रहा था। इस संगठन की पहली करतूत साल 1993 में सामने आई। इस साल इजिप्ट के अलग अलग मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर कई सारे हमले हुए, जिनमें उनकी जानें भी गई। इसी साल इजिप्ट में दंगे भी हुए, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जानें गई। इस समय तक अयमन अल जवाहरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के टारगेट में आ चुका था, लेकिन उस वक्त तक वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन फिर साल आया 1997। इजिप्ट में एक टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम लुक्सोर था, यहाँ से खबर आती है कि 62 से ज्यादा टूरिस्ट मार दिए गए हैं, और इसके पीछे नाम आता है अयमन अल जवाहरी का। अगर आपने इजिप्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि इजिप्ट की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के सहारे ही चलती है। अब ऐसे में जवाहरी का ये दांव इजिप्ट की अर्थव्यवस्था पर था। इजिप्ट की सरकार ने जवाहरी को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन वो इजिप्ट में था नहीं, और इस सजा से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। उसके इस करतूत के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उसकी तरफ अपनी नजरें घुमा ली। वर्ष 1997 में उस पर तरह तरह के सर्च ऑपरेशन होने शुरू हुए, और वो पहुंचा जलालाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा था। वहीं से इन्होंने आगे अपने संगठन को बढ़ाया, और नतीजा ये रहा कि साल 2001 के बम धमाकों में 400 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, जिसमें आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी और प्लेन के यात्री शामिल थे। सितंबर 2001 के हमलों का ओसामा के साथ साथ जवाहरी बराबर दोषी था। उसे भी मौत के घाट उतारना उतना ही जरूरी था जितना कि ओसामा को। 2 मई सन 2011 को जब ओसामा को मारा गया, उसके बाद अल-कायदा के चीफ की गद्दी पर अल जवाहरी बैठ गया, और यहीं से शुरू हो गई CIA और अल जवाहरी के बीच की धरपकड़। आगे की कहानी जानने के लिए आते हैं साल 2021 में। अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया, और सेना को बुलाने के बाद सभी को ऐसा लगा कि शायद अब अमेरिका अफगानिस्तान में किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका और दुनिया भर के लोगों ने अमेरिका को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति विवादित तो थी, लेकिन उससे अफगानिस्तान में एक शांति बनी हुई थी। ये शांति डरावनी भले ही थी, लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। हालांकि अमेरिका ने अपनी सेना को
वापस बुला लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनपने देंगे। बाइडेन के इस बयान का उस समय किसी पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका बेस्ड गवर्नमेंट गिर चुकी थी और तालिबान की सरकार बन चुकी थी। इन सब के दौरान एक रिपोर्ट CIA के अधिकारियों तक पहुंची जिसने सबके कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट ये थी कि तालिबानी सरकार के आने के बाद अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बनने लगा है और जवाहिरी फिर से अफगानिस्तान में वापस आ चुका है। अफगानिस्तान से सेना वापस गई थी, लेकिन अमेरिकी जासूस अभी भी वहीं थे। ओसामा को मरे हुए अब तक 11 साल हो चुके थे और जवाहिरी को अब तक मारा नहीं जा सका था। इस खबर ने अमेरिका के जख्मों को हरा कर दिया और इस खबर के बाद खोज को और भी तेज की गई। जवाहिरी अफगानिस्तान वापस आ चुका था और अब उसे तालिबानी सरकार पर इतना भरोसा था कि उसने बीहड़ में जाकर रहने की बजाय शहर के बीचों बीच रहना शुरू कर दिया। वो काबुल में एक बड़े बंगले में रहने लगा जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी और जवाहिरी को लग रहा था कि अमेरिका अब उसे इन दीवारों के पीछे पकड़ नहीं सकता। अमेरिकी जासूसों ने पता लगाना शुरू किया और पता चला कि जवाहिरी यहाँ एक एम्बेसडर बनकर रह रहा है। ये पूरा इलाका एम्बेसी वाला इलाका था। उसके घर से एक महिला ही सब कुछ ऑपरेट करती थी और पता लगाने पर पता चला कि ये जवाहिरी की ही पत्नी थी जो कि सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा संभाल रही थी। जवाहिरी का ये घर यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी से 1 किलोमीटर और US की एम्बेसी से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में रिस्क लेना मुश्किल था। इससे पहले एक ड्रोन स्ट्राइक में कुछ मासूम लोग भी मारे गए थे और इस वजह से इस बार जो भी करना था बहुत हिसाब से करना था। मई, जून और जुलाई में रूस यूक्रेन के युद्ध में बिजी रहने के कारण बाइडेन ने जुलाई के एंड में जवाहिरी को मारने का प्लान डन किया और ये निर्देश भी दिया कि कोई मासूम नहीं मरना चाहिए। अब अल जवाहिरी को मारने की पूरी जांच पड़ताल शुरू हो गई। इस पड़ताल में सबसे अहम बात ये थी कि जवाहिरी ने कभी भी घर के बाहर कदम नहीं रखा और वो कभी कभी बालकनी में आता था, जिस पर गौर किया गया। पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट होने के बाद इसे मारने की प्लानिंग की गई। इसके बाद खुद बाइडेन ने खुद इस ऑपरेशन पर ध्यान रखा और हर चीज को ध्यान में रखते हुए मारने का प्लान बनाया गया। इस मिशन की खास बात ये थी कि इसमें जवाहिरी के अलावा किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई और यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी इसके बारे में पता नहीं चला। इस पूरे ऑपरेशन में उसके बालकनी में आने के पैटर्न पर खास ध्यान दिया गया और उसके हिसाब से ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके बाद सुबह जब वो बालकनी में आया तो अमेरिका के ड्रोन ने उस पर हमला किया। अमेरिका के ऑपरेशन के समय अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा था। अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और आतंकी को मार गिराया। उस पर खास मिसाइल के जरिए हमला किया गया था और अमेरिकी सरकार ने आतंक की एक और जड़ काट दी। बाइडेन ने जवाहिरी की मृत्यु के बाद कहा कि न्याय हो चुका है। ये शहीदों के लिए असली श्रद्धांजलि थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। प्राचीन काल की दुनिया की सबसे खतरनाक मौत की सजा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और पूरी दुनिया में 100 साल की उम्र के कितने लोग हैं और मरीजों की जान लेने में कैंसर और हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर और नर्स तीसरे नंबर पर कैसे आते हैं। और दुनिया का एक ऐसा देश जहां लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से उसके मरने के बाद ताबूत तैयार किया जाता है, पर कौन सा है ये देश। और हेयर ड्रायर के आविष्कार से पहले महिलाओं के बाल सुखाने का तरीका जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और केवल 20 महीने का एक बच्चा कैसे बन गया वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर। और दुनिया की सबसे महंगी बिकनी जिसकी कीमत $30 मिलियन है। लेकिन ऐसा क्या है इस बिकनी में। नंबर 80। आज के समय में मौत की सजा फांसी के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में मौत की सजा देने के कई खतरनाक तरीके मौजूद थे। इन्हीं में से एक तरीका था इम्प्लीमेंट, जिसमें मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति के शरीर में लोहे की रॉड घुसाकर आर पार कर दी जाती थी। इंसान को जिंदा रखते हुए ही उसके शरीर में एक ओर से दूसरी ओर तक लोहे की रॉड घुसाकर उसे वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सजा इतनी दर्दनाक थी कि इंसान कई घंटों तक दर्द से तड़पता रहता था और फिर अंत में उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 70। मेडिकल सिस्टम मरीजों की जान बचाने के लिए होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेडिकल सिस्टम लोगों की जान बचाता है वही मेडिकल सिस्टम लोगों की मौत की वजह भी बनता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हार्ट डिजीज से होती है। लोगों की मौत की वजह में कैंसर दूसरे नंबर पर है एंड मोस्ट शॉकिंगली तीसरे नंबर पर है मेडिकल एरर। मेडिकल एरर यानी इलाज के दौरान डॉक्टर या नर्स से होने वाली गलतियां। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये सिर्फ एक गलती होती है, लेकिन ये गलती दुनिया में लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुका है। नंबर 60। मौत के बाद अगर इंसान को ताबूत में रखकर दफनाया जाए तो फिर अमूमन सभी ताबूत एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अफ्रीकी देश घाना में लोगों को अलग अलग डिजाइन के ताबूत में बंद करके दफन किया जाता है। इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो इंसान अपने जिंदगी में जो काम किया करता था उसे उसी से रिलेटेड ताबूत में
दफना दिया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी पायलट की मौत होती है तो उसे एयरप्लेन के डिजाइन में बने ताबूत में दफन किया जाता है। अगर मछुआरे की मौत हुई तो उसे मछली के आकार के ताबूत में दफन किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो जिस इंसान का जैसा प्रोफेशन हो उसका ताबूत वैसा ही होता है। नंबर 50, क्या आप जानते हैं हेयर ड्रायर के आविष्कार से पहले महिलाएं अपने बाल कैसे सुखाया करती थी? उस समय में महिलाएं अपने बाल सुखाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करती थी। 19th सेंचुरी के अंत में जो वैक्यूम क्लीनर होते थे उसमें एक ओर से हवा अंदर की ओर जाती थी और दूसरी ओर से हवा बाहर निकलती थी। वैक्यूम क्लीनर से जिस ओर से हवा बाहर निकलती थी महिलाएं उस ओर होज कनेक्ट करके अपने बाल सुखा लिया करती थी। नंबर 40, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की यंगेस्ट प्रोफेशनल्स फुटबॉलर की उम्र कितनी होगी? आप यकीन नहीं करेंगे पर दुनिया का यंगेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर सिर्फ 20 महीने का एक बच्चा है। वर्ष 2013 में FC रेसिंग बॉक्सबर्ग क्लब ने 20 महीने के ब्राइस ब्राइट्स के साथ डील साइन करते हुए इस बच्चे को अपने क्लब में शामिल किया और इसी के साथ ये बच्चा दुनिया का यंगेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गया। जो बच्चा इस उम्र में ठीक से फुटबॉल तक नहीं बोल सकता वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गया। कमाल तो यह है कि इस क्लब ने ब्राइस ब्राइट्स के फुटबॉल खेलने के स्किल्स को देखते हुए उसके साथ ये डील साइन कर दी। नंबर 30, क्या आप ये बात जानते हैं कि जिन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है मौत के बाद उनके शरीर में एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है और वो है रिगर इरेक्टस या प्रियापिज्म, जिसे सिंपल भाषा में डेथ इरेक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है वो आप ये तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। फांसी के फंदे की वजह से सेरेबेलम पर पड़ने वाली प्रेशर की वजह से मृत व्यक्ति में ऐसा होता है। नंबर 12, रॉयल फैंटेसी बिकिनी इस दुनिया की सबसे महंगी बिकिनी है जिसकी कीमत $30 मिलियन है। इस बिकिनी के इतने महंगे होने की वजह ये है कि इसमें 4200 डायमंड्स, रूबीज एंड येलो सफायर्स लगाए गए हैं। इन सभी बेशकीमती जेमस्टोन्स को इसके ऊपर 18 कैरेट सोने में सेट करके लगाया गया है। दुनिया की इस सबसे महंगी बिकनी को कैंडीस स्वानीपोल नाम की मॉडल ने पहना था और जब वो इसे पहनकर एग्जीबिशन के लिए आई तो तब उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। नंबर 11, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको नींद नहीं आई। हाँ तो ये फैक्ट ये है कि आप जिस साफ सुथरे बिस्तर पर हर रात सोते हो उस बिस्तर पर ऑन एवरेज 1 लाख डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं। डस्ट माइट्स एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बिस्तर पर रहकर आपके डेड सेल्स को खाकर अपना गुजारा करता है। नॉर्मली डस्ट माइट्स का आपकी सेहत पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं तो डस्ट माइट्स की संख्या बढ़ने पर आप में एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एलर्जी की सबसे बड़ी वजह भी डस्ट माइट्स ही होते हैं। नंबर 10, बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा यानी चाइल्ड अब्यूज इस दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। इस हिंसा से बच्चों का बचपन तो छिन ही जाता है, साथ ही उनके मन में हमेशा के लिए एक डर भी बैठ जाता है। इन सब से बढ़कर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके लिए ये हिंसा जानलेवा बन जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर दिन चाइल्ड अब्यूज की वजह से ही 5 बच्चों की जान चली जाती है। उनमें से भी ज्यादातर बच्चे अपने किसी करीबी के हिंसा का शिकार बनते हैं। नंबर 9, डॉल्फिन्स को तो आपने देखा ही होगा। इस जीव को दुनिया का सबसे अक्लमंद जीव माना जाता है। खैर इनकी अकल की बात हम फिर कभी करेंगे, अभी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। डॉल्फिन्स को तो डॉल्फिन ही कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेल डॉल्फिन एंड फीमेल डॉल्फिन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेल डॉल्फिन को बुल्स यानी सांड और फीमेल डॉल्फिन्स को काउज यानी गाय कहते हैं। वहीं इनके बच्चे को काव्स यानी बछड़ा कहा जाता है। इनके नामों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जब डॉल्फिन्स ग्रुप में होते हैं तब इनके समूह को स्कूल कहा जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 100 साल जीने की तमन्ना तो हर कोई रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने इंसानों को 100 साल से ज्यादा जीने का मौका मिल पाता है? अपनी जिंदगी का शतक बनाने का मौका दुनिया के 1% से भी कम लोगों को मिल पाता है। वर्ष 2021 की यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 5,73,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और ये दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 0.0071% है। 100 साल की उम्र तक तो लाखों लोग जी लेते हैं, लेकिन 116 साल से ज्यादा की उम्र 2 बिलियन लोगों में सिर्फ एक इंसान को मिल पाती है। दुनिया की आबादी फिलहाल 8 बिलियन है, तो इस हिसाब से दुनिया में अभी सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 116 साल से ज्यादा होगी। नंबर 7, फिग यानी अंजीर तो आपने जरूर खाया होगा। आप में से ज्यादातर लोग इसे एक फल ही मानते होंगे, लेकिन आपका ऐसा मानना गलत है, क्योंकि अंजीर कोई फल नहीं बल्कि फूल है। जी हाँ, एक ऐसा फूल जो कि बाहर की ओर न खिलकर अंदर की ओर खिलता है। अंजीर के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंथर्स और फिलामेंट्स होते हैं। ये फूल अंदर की ओर खिलने की वजह से ही पॉलिनेशन के लिए खास प्रजाति के वास्प को इसके अंदर जाना पड़ता है। नंबर 6, पेट के रूप में डॉग या कैट में से कौन ज्यादा बेहतर है, इस बात पर बहस हमेशा चलती रहती है और इन दोनों के लवर्स के बीच ये बहस हमेशा चलती रहेगी। लेकिन मेरा काम बहस करना नहीं, बस फैक्ट
फैक्ट बताना है तो चलो मैं आपको इन दोनों के बारे में फैक्ट्स बता ही देता हूँ। बिल्ली के मुकाबले कुत्ते इंसानों की ज्यादा बातों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आवाज निकालने की बारी आए तो फिर कुत्ते बिल्ली से काफी पीछे रह जाते हैं। आमतौर पर कुत्ते 10 तरह की आवाज निकाल पाते हैं, वहीं बिल्लियां लगभग 100 तरह की आवाज निकाल लेती हैं। इन सभी आवाजों का मतलब भी अलग अलग होता है, जिसे समझने के लिए आपको एनिमल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नंबर 5, इंसानों के पास 2 कान होते हैं और इन दोनों कानों से ही आप जो भी बातें सुने उसका असर एक जैसा ही होता है। ये सिर्फ आपका मानना है, रिसर्चर्स का इसको लेकर कुछ अलग ही मानना है। इनके अनुसार राइट ईयर से कोई जरूरी बात आप सुनो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम कोई इम्पोर्टेंट स्पीच अपने राइट ईयर से सुनते हैं तो तब ब्रेन के जिस हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती है वहाँ तक ये सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स में पहुँच जाता है। वहीं अगर आप लेफ्ट ईयर से सुनते हैं तो तब ये ब्रेन के स्मार्ट पार्ट में पहुँचने में 300 मिलीसेकंड्स तक का ज्यादा समय लेती है। इसीलिए अगर आपको जल्दी कोई बात समझनी है तो उसे अपने राइट ईयर से सुनने की कोशिश करें। नंबर 4, दोस्तों जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट तो हमें मिलता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमें ये टेस्ट सलाइवा की वजह से ही मिल पाता है? हम रोजाना लगभग 0.5 एंड 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो तब वो खाना जब तक सलाइवा के संपर्क में नहीं आता हमें खाने का टेस्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारा टेस्ट बर्ड्स खाने में मौजूद केमिकल से ही उसके टेस्ट का पता लगा पाता है। जब हम कुछ खाते हैं तो तब वो सलाइवा में डिसॉल्व होता है। खाने के सलाइवा में डिसॉल्व होने के बाद ही टेस्ट बर्ड्स खाने के केमिकल्स को डिटेक्ट करके उसका स्वाद हमें बता पाते हैं। नंबर 3, हार्लेक्विन इक्थियोसिस नवजात बच्चों में होने वाली एक ऐसा खतरनाक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसके चपेट में आने पर बच्चे की स्किन देखने लायक नहीं होती है। ABCA12 जीन में बदलाव की वजह से बच्चे माँ के पेट में ही इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और फिर समय से पहले ही उनका जन्म हो जाता है। जन्म के समय बच्चे की स्किन काफी हार्ड और मोटी होती है और सबसे खतरनाक ये होता है कि स्किन थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कटी हुई होती है और ये कट काफी गहरा भी होता है। आमतौर पर हार्लेक्विन इक्थियोसिस से ग्रसित बच्चे जन्म लेने के 1 हफ्ते के भीतर ही मर जाते हैं। नंबर 2, ड्रैगन फ्लाइज तो आपने देखे होंगे और बचपन में इसे पकड़ने की कोशिश भी की होगी, लेकिन ज्यादातर समय ये कोशिश नाकाम ही होती थी। पता है क्यों? क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज की आंखें और ब्रेन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, जो दूर से ही मोमेंट्स को महसूस कर लेती है। ड्रैगन फ्लाइज का जो सिर होता है वो ऑलमोस्ट पूरा सिर ही आंख होता है, जिससे वो 360 डिग्रीज तक देख सकती है। इसीलिए काबिलियत की वजह से जब हम ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने जाते हैं तब उसके पास पहुंचने से पहले ही वो उड़ जाती है। नंबर 1, डिप्रेशन दुनिया में इतनी गंभीर समस्या बन चुका है कि इससे ग्रसित होकर हर साल लाखों लोग अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। यानी हर 40 सेकंड में दुनिया का एक इंसान अपने जिंदगी से हार कर मौत को गले लगा लेता है। युवाओं में ये समस्या इतनी गंभीर है कि 15 से 29 साल के युवाओं में ये मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद। कैसे डिवाइस जिसका यूज करके आप 1000 किलोमीटर दूर बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को कर सकेंगे रियल का किस, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है और बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई कम क्यों हो जाती है, और एक ऐसा म्यूजिक जिसको सुनकर आप चाहे कितने ही स्ट्रेस में हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, और हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को क्यों जिंदा जला दिया था, और एक ऐसी कार जिसको रिपेयर करने में लग गए थे 12 करोड़ रुपए, पर इतना खर्चा कैसे आया, और दुनिया का एक ऐसा रियल हल्क जिसे सड़कों पर देखकर लोग डर जाते हैं। नंबर 90, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको अपने बाबू सोना से और ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी और दूर रहकर भी आप उसे अपने करीब पा सकेंगे, क्योंकि चीन के एक बंदे ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल किसिंग डिवाइस डेवलप की है, जिसकी मदद से एक दूसरे से दूर रहने वाले बाबू सोना एक दूसरे को किस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियल किस की तरह ही होगा। इस डिवाइस में सिलिकॉन लिप्स के साथ ही प्रेशर सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो वर्चुअल किस को रियल किस की तरह फील कराएंगे। तो कब कर रहे हो इस किसिंग डिवाइस का ऑर्डर? नंबर 80, माही माही मछलियों की एक प्रजाति है जो अपनी पूरी जिंदगी हमेशा एक ही पार्टनर के साथ बिता देती है। ये मछली मुख्य तौर पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, कोस्टा रिका, हवाई और इंडियन ओशियन में पाई जाती है। इसका वजन 7 से 13 किलोग्राम तक और लंबाई 1 मीटर तक होती है। इस मछली की खास बात यह है कि ये हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही रहती है। अगर किसी जगह पर कोई भी एक पार्टनर किसी का शिकार हो जाए या कोई इंसान ही उसे पकड़ ले, तो तब पानी में बची हुई
दूसरी मछली अपने पार्टनर के आने के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी उसी जगह पर बिता देती है। नंबर 17, बचपन में जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक हमारी लंबाई बढ़ती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब हम जवानी से बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो तब हमारी लंबाई घटने भी लगती है। रिसर्च के मुताबिक जब इंसान की उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाती है तो तब उसकी लंबाई कम होनी शुरू हो जाती है। हालांकि लंबाई घटने की स्पीड काफी कम होती है, इस वजह से हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता। 30 से 70 की उम्र के बीच इंसान की लंबाई 1 इंच तक कम हो जाती है। कुछ इंसानों में, खासकर महिलाओं में, लंबाई 2 इंच तक भी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने पर इंसानों की लंबाई में ये कमी बोन डेंसिटी के कम होने की वजह से होती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नजारा किसी फिल्म का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि अमेरिका के एरिजोना का है। वर्ष 2018 में एरिजोना में भयंकर सैंडस्टॉर्म यानी रेत की आंधी आई। इस सैंडस्टॉर्म ने लगभग पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ये नजारा उसी समय का है जब रेगिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेत के कण शहर की ओर बढ़ रहे थे। नंबर 50, नवंबर 1935 में अमेरिका के हवाई आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो मैनुआ लोआ एक्टिव हो गया और इससे निकलने वाला लावा हेलो शहर की ओर बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने लावा के रास्ते में 20 600 पाउंड्स वाले बॉम्ब्स गिराए। इन सभी बॉम्ब्स में 300 पाउंड्स TNT एक्सप्लोजिव मौजूद थे। इस प्लान का मकसद ये था कि बम ब्लास्ट करके लावा चैनल में अलग रास्ता बनाकर लावा फ्लो को डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। 20 में से सिर्फ 5 बम ही टारगेट हिट करने में सफल रहे, लेकिन ये 5 मिलकर भी लावा फ्लो को डाइवर्ट नहीं कर सके। लेकिन थैंकफुली शहर तक पहुंचने से पहले ही वोल्केनिक इरप्शन बंद हो गया। नंबर 40, काफी ज्यादा डिमांड के बाद अब आखिरकार वुमेन्स प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हो चुकी है। 4 मार्च को WPL का पहला मैच खेला गया। WPL के इस पहले मैच में IPL के सबसे पहले मैच से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिली। IPL के सबसे पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए थे। WPL के पहले मैच में भी यही देखने को मिला। WPL और IPL दोनों के ही पहले मैच में टारगेट चेस करने वाली टीम 15.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। दोनों ही मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम को 140 से ज्यादा रनों से जीत मिली और मैच जीतने वाली दोनों टीमों के टॉप स्कोरर का स्ट्राइक रेट 216 रहा। ये सारी सिमिलैरिटीज वाकई में कमाल की है। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30, मार्कोनी यूनियन एक म्यूजिकल बैंड है जिसने वर्ष 2012 में वेटलेस नाम से एक म्यूजिक तैयार किया। इस म्यूजिक के बारे में खास बात यह है कि इसे लेकर ऐसा माना जाता है कि ये म्यूजिक एंजाइटी को 65% तक कम कर देता है। इसे सुनने से हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है और इस म्यूजिक को सुनने वाला बंदा खुद को काफी ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करता है। लोगों को रिलैक्स फील कराने में ये गाना इतना इफेक्टिव है कि लोगों को खास वार्निंग दी जाती है कि ड्राइविंग करते हुए वो इस म्यूजिक को ना सुने, क्योंकि रिलैक्स्ड होने पर उन्हें सुस्ती हो सकती है और फिर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 12, मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज के समय में इसके पास मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज मौजूद है। पर अफसोस इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद आज भी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान महिलाओं की मौत का सिलसिला नहीं रुका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया में आज भी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों बच्चों को जन्म देना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए एक महिला अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देती है। इसीलिए अपने परिवार की प्रेग्नेंट महिलाओं की खास देखभाल करें। नंबर 11, दिल्ली की निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लखनऊ की रहने वाली उषा विश्वकर्मा भी इसी घटना से काफी ज्यादा आहत हुई, जिसके बाद उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने का फैसला किया और रेड ब्रिगेड नाम से एक संगठन की स्थापना की। ये संगठन पूरे देश भर में लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। लड़कियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही उषा देश भर में महिला सुरक्षा के प्रति नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता भी फैला रही है। इनके हौसले को हमारा सलाम है। नंबर 10, होलोकॉस्ट यानी वो घटना जिसमें तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम मचाया। वर्ष 1941 से 1945 के बीच हिटलर ने यूरोप में रहने वाले लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को मरवा दिया था। इनमें से बहुत से लोगों को पोलैंड में स्थित ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में रखकर इनकी जान ली गई थी। होलोकॉस्ट के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में ऑस्विट्ज में एक बुक ऑफ नेम्स तैयार किया गया है। इस बुक में होलोकॉस्ट के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी यहूदी लोगों का नाम दर्ज है। इस बुक में लगभग 48 लाख लोगों के नाम है। मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से उनके नाम इसमें दर्ज नहीं किए जा सके। नंबर 9, दोस्तों अगर आपको कभी अंटार्कटिका घूमने जाने का मौका मिले तो अंटार्कटिका की खूबसूरत बर्फ को उठाकर कभी अपने मुंह में रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको बर्फ
के जगह पर पेंगुइन के मूत्र का स्वाद मिले? जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में जितनी बर्फ मौजूद है उनमें से लगभग 3% बर्फ का निर्माण पेंगुइन के यूरिन की वजह से हुआ है। अंटार्कटिका की ठंडी ऐसी है कि शरीर से बाहर निकलते ही यूरिन बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। नंबर 8 दोस्तों, दुनिया की महंगी कारों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे महंगी कार रिपेयर के बारे में जानते हैं? दुनिया की सबसे महंगी कार रिपेयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस्टर बीन यानी रॉवन एटिंगसन के नाम पर दर्ज है। ड्राइविंग के दौरान इनकी सुपर कार मैक्लेरन F1 का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई, लेकिन कार बुरी तरह डैमेज हो गई। जब कार रिपेयर होकर वापस लौटी तो इसका रिपेयरिंग बिल $1.4 मिलियन आया, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा। किसी एक कार के रिपेयर के लिए पे किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। नंबर 7 शानदार कलाकारी वाले इस छोटे से घर को देखकर आप जरूर इंजीनियर या आर्किटेक्चर की तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों तारीफ का असल हकदार इंजीनियर या आर्किटेक्चर नहीं। इनफैक्ट इस छोटे से घर में इन दोनों का कोई कमाल है ही नहीं, क्योंकि इस घर की दीवार असल में बिल्कुल सीधी है और ये जो कलाकारी आपको दिख रही है वो बस 3D पेंटिंग है। अब अगर आपको तारीफ करनी है तो इस पेंटिंग वाले आर्टिस्ट की तारीफ कीजिए। नंबर 6 इंग्लिश में दुल्हन को ब्राइड कहते हैं? नहीं, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, बस ब्राइड वर्ड का ओरिजिन बताने जा रहा हूँ। ये वर्ड एंशिएंट प्रोटो जर्मनिक वर्ड ब्रू से बना है, जिसका अर्थ है टू कुक यानी खाना बनाना होता है। पुराने जमाने में महिलाओं को और खासकर शादी करके आने वाली नई बहू का मुख्य काम खाना बनाना ही होता था। इस वजह से ब्रू से ब्राइड वर्ड की उत्पत्ति हुई। लेकिन दीदी बुरा मत मानिए, मैं तो बस इतिहास बता रहा हूँ। नंबर 5 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स के फेक रिव्यूज से लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे में अगर आप फेक रिव्यूज के झांसे में आने से बचना चाहते हैं तो जब कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो तो प्रोडक्ट लिंक से लेकर आप सीधा reviewmeta.com पर चले जाएं, लिंक पेस्ट करें और फिर उस प्रोडक्ट का रियल रिव्यू 1 से 5 के बीच देख सकते हैं। हालांकि ये वेबसाइट सिर्फ Amazon रिव्यू ही चेक कर पाती है। नंबर 4 आज कोलगेट दुनिया का सबसे बड़ा टूथपेस्ट ब्रांड बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1806 में कोलगेट की शुरुआत टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के रूप में नहीं बल्कि साबुन और कैंडल बनाने वाली कंपनी के रूप में हुई थी। साबुन और कैंडल से आगे बढ़ते हुए इस कंपनी ने परफ्यूम और दवाइयां भी बनाना शुरू किया। कोलगेट ने अपना पहला टूथपेस्ट साल 1873 में बनाया, लेकिन उस दौरान टूथपेस्ट से ज्यादा कोलगेट परफ्यूम की बिक्री होती है। इस वजह से लगभग 10 सालों तक कोलगेट कंपनी सिर्फ परफ्यूम पर ही फोकस्ड रही। हालांकि बाद में टूथपेस्ट ने रफ्तार पकड़ी और कोलगेट टूथपेस्ट का दूसरा नाम बन गया। नंबर 3 स्नोफॉल के दौरान गिरने वाले स्नोफ्लेक आमतौर पर काफी छोटे होते हैं, लेकिन वर्ष 1887 में अमेरिका के मोंटाना में एक ऐसा स्नोफ्लेक गिरा था जिसका आकार काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नोफ्लेक के रूप में दर्ज है। इस स्नोफ्लेक का डायमीटर 15 इंच और मोटाई 8 इंच थी। नंबर 2 किसी इंसान की मौत किस वजह से हुई है इसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो पुरानी लाशों को देखकर ही मौत की वजह बता सकते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर पर किस टाइप के कीड़े लगे हुए हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस कीड़े की पहचान करके मरने वाले इंसान की मौत की वजह पता लगा सकते हैं। नंबर 1 कॉमिक्स और एनिमेशन फिल्म का किरदार हल्क दुनिया भर में मशहूर है, पर अब उस किरदार से ज्यादा ईरान का ये रियल लाइफ हल्क पॉपुलर हो चुका है। भीम काय साजाद गरीबी को देखकर कई बार लोग डर जाते हैं। 26 साल का ये बॉडी बिल्डर अब सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुका है। इन्हें ईरानियन हल्क भी कहा जाता है। साजाद बचपन से ही हट्टे कट्टे थे। उन्होंने अपनी इसी बात का फायदा उठाते हुए वेट लिफ्टिंग शुरू की। देखते ही देखते उनका शरीर हल्क की तरह भीम काय हो गया। हालांकि अपनी ऐसी बॉडी की वजह से साजाद पर्सनल लाइफ में कई शौक पूरा नहीं कर पाए। उन्हें कार में बैठने में काफी परेशानी होती है, किसी तरह बैठ भी गए तो निकलने में दिक्कत होती है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।